अब आई अभी तो आपकी थोड़ी आएगी अभी। आ गई जब होगी आप ओके स्टार्ट करोगे जब स्टार्ट करोगे तभी आएगी। आ गई। सभी दोस्तों साथियों को नमस्कार। आज हम कोविड निमोनिया या पोस्ट कोविड निमोनिया जो महामारी हमारे चारों तरफ एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, उसके संबंध में हम यह निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस बीमारी में सबसे घातकता जो कोई नज़र आती है वो शरीर का सबसे प्रभावित अंग फेफड़े हमारे लंग्स हैं। इस कोविड के कारण जो सबसे शरीर का प्रभावित अंग माना जा रहा है वो हमारे लंग्स हैं। तो हमें हमारे लंग्स को सुरक्षित रखने के लिए या उनको अधिक से अधिक मजबूत कैसे रखा जाए जिससे कि हम जो इस परिप्रेक्ष्य में महामारी में होने वाली समस्या सांस लेने में तकलीफ़ जो हो रही है, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस समझ में आ रहा है कि हर किसी को इस रोग में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जिधर देखो न्यूज़ चैनलों में, मीडिया में, अखबार में, सरकार सभी का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब मरीज निमोनिया से ग्रसित हो जाता है अर्थात कोविड से प्रभावित होता है, तब उसका सबसे प्रभावित अंग लंग्स ही होता है। हम देख रहे हैं कि हर परिवार, हर घर में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो इस रोग से ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि यह महामारी विकराल रूप से किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करती हुई हर किसी को इफ़ेक्टेड कर रही है। अब सबसे पहला इस मनुष्य का, इस मानव का एक ही कर्तव्य है कि जैसे ही उसको यह पता लगे कि वह बुखार से ग्रसित हो गया या उसके शरीर में खांसी, जुकाम, सर्दी, ड्राई कफ या मुंह का टेस्ट या बदन दर्द, अंग मर्द, अरुचि, इस प्रकार के लक्षण शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो वो सर्वप्रथम हमें कोविड की तरफ इशारा करता है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है उसको यह समझना चाहिए कि वह कोविड जैसे रोग से ग्रसित हो सकता है, तो उसका सर्वप्रथम दायित्व बनता है कि वह अपने आप को आइसोलेट करे, अर्थात अपने आप को और दूसरे लोगों को प्रभावित करने में या उनके तरफ संक्रमण बढ़ाने में मदद नहीं करे। इससे यह समझ सकते हैं कि जो हम इस रोग से ग्रसित होंगे वह दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और उनको संक्रमित नहीं कर सके। यह हमारा पहला दायित्व होता है। अब हम बात करते हैं कि इससे प्रभावित होने पर कि निमोनिया कैसे ग्रसित होगा, व्यक्ति निमोनिया से कैसे प्रभावित होगा। आज जो दूसरी लहर कोरोना महामारी की देखी जा रही है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को प्रथम दिन बुखार आता है। जैसे ही बुखार आएगा, बुखार आने के बाद उसको 7वें दिन से 14 दिन तक कभी भी शरीर में निमोनिया डेवलप हो सकता है। उस निमोनिया में हम क्या देखते हैं कि इसमें ड्राई कफ डेवलप होता है, यानी सूखी खांसी आने लगती है, जिसमें हम उसको इस प्रकार समझते हैं कि लंबी गहरी सांस लेने पर ऐसे लंबी गहरी सांस लेते हैं तो एक ठसके के साथ ऐसे एक झटका लगता है और खांसी शुरू होती है।
तो यह ड्राई कफ का सिम्टम्स होता है और लंग्स को न्यूमोनाइटिस यानी कोविड न्यूमोनाइटिस की तरफ इशारा करता है। तो इसमें दूसरी समस्या यह होती है कि यह लंग्स के अंदर कफ का डेवलपमेंट चालू हो गया, यानी लंग्स में निमोनिया डेवलप हो गया। यह कुछ मात्रा में प्रभावित होता है, तो जैसे जैसे यह निमोनिया डेवलप होता है तो उसके साथ साथ शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, अर्थात सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। तो यहीं से व्यक्ति के शरीर में कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है और उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम और हमारी आयुर्वेद यह कहती है कि इस ड्राई कफ को रोकने के लिए आयुर्वेद एक काफ़ी मददगार हो सकती है। इसमें आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत हैं जिनका हम पालन करते हैं। पालन करने के साथ साथ ही हम इस प्रकार जो निमोनिया से जो ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांतों में जैसे बताया जाता है कि एक सबसे पहला डीप ब्रीथ प्राणायाम। डीप ब्रीथ प्राणायाम अर्थात ऐसे सुलभ प्राणायाम जो हम करें, उनमें सबसे पहला प्राणायाम होता है कि कोविड निमोनिया में कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं करना जिसमें शारीरिक श्रम अत्यधिक लगता हो या शरीर की एनर्जी अत्यधिक खर्च होती हो। केवल हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, रोकनी है और उसको छोड़नी है, अर्थात आयुर्वेद की भाषा में कुंभक, रेचक और पूरक। कुंभक रोकना, रेचक छोड़ना, पूरक ग्रहण करना। अच्छा, श्वास को ग्रहण किया, रोका और छोड़ा, यह अलग अलग तरीके से हो सकता है। 1 2 1 भी हो सकता है, यह 1 4 1 भी हो सकता है। अर्थात 1 यानी 1 रेशो में खींचा, 2 रेशो तक यानी 2 आवर्ती तक उसको रोका, अर्थात 10 सेकंड खींचा, 20 सेकंड रोका और 10 सेकंड उसको धीरे धीरे छोड़ा। व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा सकता है या कम भी कर सकता है। दूसरा प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, अर्थात अनुलोम विलोम एक नासारंध्र को बंद करके नासिका से श्वास को खींचना, कुछ समय रोकना और दूसरे नासिका से छोड़ना, यह दूसरा प्राणायाम। केवल बिल्कुल लाइट प्राणायाम जिनमें शारीरिक एनर्जी बिल्कुल कम खर्च होती है। तीसरा हम एक आज के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि एक प्रोन वेंटिलेशन, अर्थात पेट के बल उल्टा लेटना, या मैं आयुर्वेद की भाषा में सबसे सुलभ कहूँ तो मकरासन जिसको कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा या न्यूज़ चैनलों में, टीवी पे, पत्रिकाओं में, वीडियो विज्ञापनों में कि मगरमच्छ रेत के किनारे धूप में अपने आप के शरीर को सेकने के लिए बिल्कुल ऐसे विचित्र आराम से निद्रा में लेटा रहता है। तो ऐसी स्वच्छंद उल्टे पेट के बल लेटना, कंधे की तरफ हाथ रखना, उसको बोलते हैं मकरासन या प्रोन वेंटिलेशन। दोनों ही लगभग सेम है। यह बात हुई प्राणायाम और डीप ब्रीथ। अब इसके बाद हम तीसरी बात करेंगे केवल स्टीम लेने की। जो निमोनिया डेवलप होता है उसमें स्टीम यानी भाप लेना एक बहुत ही लाभदायक कार्य है। इसको करने के लिए आज हम बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं। गर्म पानी में विक्स डाल के, गर्म पानी में यूकैलिप्टस ऑयल डाल के, गर्म पानी में लौंग का तेल डाल के, या गर्म पानी में अमृत धारा, कपूर धारा डाल के। तो इसके लिए हमारे साथियों ने एक बहुत ही अच्छा योग तैयार किया है, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। पीपरमेंट, कर्पूर जिसको भीमसेनी कर्पूर कहते हैं, और अजवाइन सत, तीनों समान मात्रा में, प्लस 1/2 भाग यूकैलिप्टस ऑयल, प्लस 1/4 भाग लौंग
तेल, यह 5 चीज़ों का हम एक मिश्रण तैयार करेंगे। इसको भी हम स्टीम लेने में उपयोग ले सकते हैं, अर्थात इस पूरे मिक्सचर की 2 से 4 बूंद गर्म पानी में डालो और उसकी स्टीम लो। स्टीम लेने में आजकल बहुत सारे तरीके तैयार हैं। आप कुकर के माध्यम से भी ले सकते हो, गर्म पानी में डाल के भी ले सकते हो, या अन्य कोई तरीका जैसे जो है नेबुलाइजर मशीन आती है, आप उसको भी सेल्फ अपने लिए यूज कर सकते हो। एक नेबुलाइजर मशीन का जो मास्क होता है वो एक ही व्यक्ति काम में ले, दूसरा व्यक्ति केवल नया मास्क ही प्रयोग करे। हमेशा कोविड में मैं एक इसको वाहक भी मानता हूँ। आजकल देखने में आ रहा है कि ग्रामीण परिवेश में या हॉस्पिटलों में अन्य जगह की नेबुलाइजर किया जा रहा है, तो उस नेबुलाइजर मास्क का या फेस मास्क को शायद नहीं बदला जा रहा हो, तो कृपया आप सचेत रहें, जागृत रहें कि जब भी आप को नेबुलाइजर किया जाए तो आप अपना सेल्फ या अपने परिवार के सदस्य का सेल्फ मास्क नया प्रयोग करें, जिससे क्या है कि आप पुराने में किसी प्रकार का संक्रमण हो वो आपके फेफड़ों में नहीं पहुंच पाए। इसके बाद एक बहुत ही कॉमन ड्रग होती है जो आयुर्वेद की भाषा में जिसको वासा, अडुष्टा या अदोटिडा वासका कहते हैं, जो पथरीली या पहाड़ी भूमि पर बहुत अत्यधिक मात्रा में उगता है, उसको वासा कहते हैं। वासा स्वरस यानी पुटपाक विधि से उसका स्वरस तैयार किया जा सकता है, या सामान्य विधि से भी हम उसका स्वरस तैयार कर सकते हैं। तो उसका 5 से 10 ml स्वरस प्रति दिन शहद और अदरक स्वरस के साथ नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम 3 बार सेवन किया जा सकता है। वासा और धतूरा दोनों ही आयुर्वेद के बेस्ट ब्रोंको डायलेटर की श्रेणी में आते हैं, जो फेफड़ों को बहुत अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। एक कोविड में जो देखने को चीज़ आ रही है, या जो मैं उसको कहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा CT स्कैन, HRCT ऐसी जांचों के प्रति बहुत ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जब तक आपको किसी प्रकार की परेशानी अत्यधिक मात्रा में नहीं हो, या आपको लगने लगे मुझे सांस में तकलीफ हो रही है, या मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मेरा ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे जा रहा है, या मेरे गले में घुटन हो रही है, इस प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो ही आप जांच कराने की तरफ आकर्षित हो या जांच कराने जाओ। अन्यथा वहां जाकर आप अनावश्यक भीड़ में बोझ न बढ़ाएं, जिससे क्या है कि जिस व्यक्ति को वास्तव में जिन जांचों की ज़रूरत होती है उसको जांच होने में विलम्ब होता है और उसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ती है और उसको बीमारी बढ़ने में सहायक होती है। इसलिए हमें केवल आवश्यकता हो तभी हम जांच कराने जाएं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कहता हूं कि अपने आसपास क्षेत्र में जितने भी आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सक हैं या जानकारी में हैं, आप उनसे आयुर्वेद की चिकित्सा लेने के लिए ज़रूर संपर्क करें, जिससे कि हम अपने आप को इस महामारी में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि ज्वर, इस रोग में ज्वर होता है, ज्वर से ही यह रोग आगे निमोनिया की तरफ जाता है और पोस्ट कोविड निमोनिया या इन केस निमोनिया या न्यूमोनाइटिस डेवलप होता है। तो बुखार भी इस रोग को बढ़ाने में एक सहायक फैक्टर है। तो हमको जो हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने जो एक आयुर्वेद की चिकित्सा बताई है, उसमें सर्वप्रथम ज्वर को ही माना है। ज्वर चिकित्सा में जो सबसे पहला सिद्धांत है, ज्वर आदो लंघनम, ज्वर मध्य तु व्रेचनम, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वर अंते तु व्रेचनम। अर्थात
ज्वर के सर्वप्रथम में लंघन करना चाहिए। लंघन का अर्थ होता है लघु भोजनम ही लंघनम। हम लंघन चिकित्सा रोगी के अनुसार 3 रात्रि, 5 रात्रि, 6 रात्रि या 10 रात्रि तक करा सकते हैं। लेकिन आचार्यों ने हमें एक बहुत अच्छी चीज और बताई है कि हमें लंघन रोगी की परिस्थिति, उसके शरीर, उसके विकार के अनुसार ही करना चाहिए। वृद्ध है, गर्भिणी है या भीरू है ऐसे, या कोई श्रमजन्य व्यक्ति है, थका हुआ है, दुर्बल है, ऐसे लोगों में लंघन नहीं कराना चाहिए। व्यक्ति रोग की अवस्था और रोगी की स्थिति के अनुसार ही लंघन कराना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ लंघन के लिए एक बहुत सिंपल तरीका हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो सीनियर चिकित्सक हैं या जो इस निमोनिया पे पिछले साल भर से कार्य कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लंघन का तरीका तैयार किया है। वो 3 दिन लंघन यानी 3 डेज कोविड डाइट, जिसको उन्होंने नाम दिया है। इस कोविड डाइट में क्या करते हैं कि प्रथम दिन उसको गर्म पानी, उष्ण जल लगातार, जिस दिन उसको ज्वर आ गया उस दिन से ही उष्ण जल का सेवन हम उसे कराएं। उष्ण जल बहुत ही लाभदायक चीज है। उष्ण जल में क्या गुण होता है कि उष्ण जल दीपन, पाचन, ज्वर नाशक। देखो जो उष्ण जल है उसका एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि वो ज्वर नाशक होता है, स्रोतोशोधक होता है, अर्थात स्रोतों की शुद्धि करने वाला होता है। स्रोतों में जो रोग है, अवरोध है, उसको दूर करने वाला होता है, बल कारक भी होता है और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। और एक उष्ण जल का एक लक्षण और होता है स्वेद कारक। स्वेद से भी ज्वर की शांति होती है। तो ज्वर में उष्ण जल सभी प्रकार से शिव यानी भगवान शिव की तरह लाभकारक होता है, इसलिए हमें उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। अब ज्वर में पाचन, मध्यम पाचन बताया है, तो जल भी इस प्रकार का हो कि वो पाचन हो। उसके लिए जल में सौंठ से सिद्ध किया हो जल, मुस्तक से सिद्ध किया हुआ जल, नागरमोथा, पित्त पापड़ा, रक्त चंदन, सुगंध बाला, इन 6 चीजों से सिद्ध किया हुआ सड़ंग पानीय जल का भी सेवन हम करा सकते हैं। बाकी मैंने अनुभव किया है या महसूस किया है मेरे 15 साल के चिकित्सक जीवन में, आयुर्वेद चिकित्सा जीवन में, कि सौंठ से और धनिये से सिद्ध हुआ जल हर व्यक्ति आसानी से उपलब्ध कर सकता है। बाकी औषधियाँ उसको उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए सौंठ हर जगह उपलब्ध हो सकती है। धनिया पाउडर हर जगह उपलब्ध हो सकता है। 2 लीटर में 5 ग्राम सौंठ पाउडर, 5 ग्राम धनिया पाउडर डाल के उसको उबालें, उसके बाद उसको शीतल करें और फिर उस पानी को आप पूरे दिन भर पिए। तो यह एक शुंठी सिद्ध जल है जो आपके पाचन में बहुत ही लाभदायक होता है। एक मैं विशेष चीज़ और बता देता हूँ कि ज्वर में यानी जो ये निमोनिया है, इसमें हमें कुछ जो निषेध है उन चीज़ों का भी पालन करना चाहिए। वो निषेध कौन सी है? नव ज्वर में यानी जैसे आपके शरीर में ज्वर हो या बुखार हो तो हमें दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, अर्थात दिन में नहीं सोना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, अभ्यंग यानी अभ्यंग नहीं करना चाहिए, मैथुन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रवात अत्यधिक हवा में भी नहीं रहना चाहिए और व्यायाम नहीं करना चाहिए और कसाय रस का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जो फेफड़ों हैं या लंग्स है उनको सुरक्षित रखने में आयुर्वेद की सहायता ले सकते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक से आप संपर्क करके आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं। बिना किसी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आप आयुर्वेद औषधियों का सेवन करते हो तो आपको नुकसान हो सकता है, या हम कोई औषधि आपको बताएं तो आप उसका संग्रहण भी कर सकते हो, जिससे क्या है जिसको आवश्यकता होती है उसको उस समय औषधि उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा सभी साथियों से, मेरे आदरणीय, मेरे अग्रजन सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर अपनी चिकित्सा लाभ उठाएं। और इसी के साथ
मैं आप सबको मेरे इस लाइव को सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। फिर एक दिन आपसे दोबारा फेसबुक लाइव पर मुलाकात करूंगा। उसमें आपको कोविड निमोनाइटिस के साथ कुछ चिकित्सा के अंश, जिन रोगियों पर हम कोविड की आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा कर रहे हैं, उनके कुछ एविडेंस लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। इसीलिए बहुत बहुत नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।